हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका एजुकेशनल सर्विस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 विषय विज्ञान यानी आपकी कक्षा 10 विषय विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, यानी जो बहुविकल्पी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है राजस्थान बोर्ड एग्जाम के लिए, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में आप जरूर बने रहिए और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें आपके 10 MCQ प्रश्न सॉल्व कराए जाएंगे। कितने? 10 MCQ इंपोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न आपके सॉल्व करवाए जाएंगे। और पिछले 2 वीडियो हमने डाले हैं 10-10 क्वेश्चंस के, वो भी आप वीडियो चैनल पर देख सकते हैं। और आज हम 10 क्वेश्चन और सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है कि विभवांतर को मापने वाला यंत्र है, यानी विभवांतर को मापने वाला यंत्र है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर या वोल्टामीटर। इस चारों में से कौन सा सही आंसर होगा? तो इसमें से सही आंसर है आपका वोल्टमीटर, क्योंकि विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है, यानी जो सौर कुकर होता है उसके लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो समतल दर्पण नहीं होगा, उत्तल दर्पण भी नहीं होगा, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है? फैलाता है। अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि अवतल दर्पण होता है ना, जो प्रकाश की किरणों को एक जगह फोकस करता है, जिससे सौर कुकर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अवतल दर्पण। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अगला। निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं, यानी पर्यावरण मित्र व्यवहार कौन कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है कि बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, यानी हम बाजार जा रहे हैं सामान लाने के लिए, सब जाते हैं, तो आप बाजार जाते समय अपने घर से कोई कपड़े की थैली ले जाते हैं, उसके अंदर आप सामान ले आते हैं। तो इससे क्या होता है कि प्लास्टिक का यूज नहीं होता है और वो पर्यावरण के लिए हानिकारक होती है। तो आप क्या कहलाएंगे? कि पर्यावरण मित्र कहलाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट तथा पंखे का स्विच बंद करना, यानी आप रूम में कोई कार्य कर रहे हैं और आपका कार्य पूरा हो गया है, तो आपने क्या किया? पंखे और लाइट का स्विच ऑफ कर दिया। तो इससे क्या होगी? बिजली की बचत होगी। तो ये भी आपका व्यवहार है जो पर्यावरण मित्र है, यानी आप पर्यावरण के लिए अपना व्यवहार अच्छा कर रहे हैं और आप मित्र कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 है आपके पास कि माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना, यानी अगर आपको कोई स्कूटर द्वारा विद्यालय छोड़ा है, उसकी बजाय आप विद्यालय पैदल जा रहे हैं, तो पैदल जा रहे हैं तो क्या होगा? ईंधन की बचत होगी और पर्यावरण में प्रदूषण नहीं फैलेगा। तो ये भी आप पर्यावरण मित्र का व्यवहार कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी, यानी सभी पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है, यानी हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की जाती है, उस व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता था, यानी स्थानीय सिंचाई को किस नाम से जाना जाता था? इसमें 4 ऑप्शन है आपके पास, तालाब, कुल, बंदिश और सुरगम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कुल। तो हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता था? तो कुल नाम से जाना जाता था। ठीक है, क्योंकि यह लगभग 400 वर्ष पहले बहुत ही प्रचलित विधि थी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 5वां। पांचवा क्वेश्चन है कि यीस्ट में अलैंगिक जनन की विधि है, यानी यीस्ट है उसमें अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है? तो मुकुलन है या विखंडन, उपखंडन और द्विखंडन, कौन सी विधि है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मुकुलन, क्योंकि यीस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है। इसमें एक और भी पूछा जा सकता है, हाइड्रा। हाइड्रा में भी अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा होता है, क्योंकि ये हाइड्रा में भी एक उबार सा बन के संरचना अलग हो जाती है, तो अलग होकर यह क्या होती है? एक नया हाइड्रा बनाती है। तो इस विधि को मुकुलन कहते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य रिक्त स्थान को क्या कहा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य जो रिक्त स्थान पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है। तो ध्रुमिका, ध्रुमिका नहीं कहा जाता है। एक्सॉन, एक्सॉन भी नहीं कहा जाता है। क्यों? और सिनेप्स और कोशिका का है। 4 ऑप्शन है, तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिनेप्स। यानी जो दो तंत्रिका कोशिका होती है उसके मध्य जो क्रमागत बीज के अंदर जो जगह पाई जाती है, रिक्त स्थान पाया जाता है, तो उसको सिनेप्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है, सिनेप्स कहा जाता है। क्योंकि कोशिकाएं भी नहीं होगा, ध्रुमिका नहीं होगा, एक्सॉन नहीं होगा, सिनेप्स आपका राइट आंसर है। यानी दो कोशिका तंत्रिका के मध्य जो रिक्त स्थान होता है उसे सिनेप्स कहा जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। उद्यान मटर का वानस्पतिक नाम क्या है। प्रश्न पूछ लिया, उद्यान मटर का वानस्पतिक नाम क्या है। यानी मेंडल ने अपने प्रयोग किस पर किए थे? मेंडल ने अपने प्रयोग उद्यान मटर पे किए थे। मेंडल ने अपने प्रयोग उद्यान मटर पे किए थे। तो उद्यान मटर का वानस्पतिक नाम पूछा है कि उन वानस्पतिक नाम क्या है। तो मेंडल कौन था? मेंडल अनुवांशिकता का जनक, आप सबको पता है कि अनुवांशिकता का जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शन पूछे गए हैं, कौन सा इसमें करेक्ट है आप बताना। एलियम सीपा, माइमोसोपीडिका, पाइसम सटाइवम, सोलेनेस ट्यूबोरसोम। यानी ये भी नहीं होगा, माइमोसोपीडिका भी नहीं होगा, पाइसम सटाइवम, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। यानी उद्यान मटर का वानस्पतिक नाम क्या था? पाइसम सटाइवम। जिस पर मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे उस उद्यान मटर का वानस्पतिक नाम है पाइसम सटाइवम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो धातु है तो पारा है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगर अधातु का पूछ लें, यानी कि पूछ ले कि कौन सी अधातु, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो इसमें तो आपका सही आंसर है 1 पारा। पारा एक धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। और ब्रोमीन अधातु है जो अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्योंकि सल्फर अधातु है लेकिन ये क्या है? ठोस है। सोडियम एक धातु है लेकिन इसकी ये मुलायम है, और ये ठोस अवस्था में है और मुलायम भी है, तो ये चाकू से भी कट सकती हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है कि प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर में सही संबंध होता है। यानी आपको पूछ लिया कि प्रकाश के परावर्तन की घटना होती है ना, उस टाइम उसका आपतन कोण और परावर्तन कोण में सही संबंध क्या है? कोण आई बराबर आर, कोण आई से बड़ा आर या आई से छोटा आर, और कोण आई और आर बराबर नहीं है। यानी ग्रेटर देन आर और आई लेस देन आर, और आई नॉट इक्वल आर। तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 कोण आई बराबर कोण आर। क्योंकि आपको पता है कि प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों हमेशा बराबर होते हैं। प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। जैसे ये कोई समतल सतह है, इस पर ये मान लेते हैं एक लंब है इस सतह का, तो यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो वो यहाँ से टकराकर उसी दिशा में वापस लौट जाती हैं। तो ये बन कोण आई आपतन कोण और ये आर परावर्तन कोण, ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? यानी तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपवर्तन के सिद्धांत पर, प्रकीर्णन के सिद्धांत पर, वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर, अपवर्तन के सिद्धांत पर। क्योंकि पानी में सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, वो भी इस सिद्धांत के कारण ही दिखाई देता है, और रात में तारे टिमटिमाते हैं वो भी इसी के कारण दिखाई देता है। तो आपके आपतन कोण
अपवर्तन के सिद्धांत के आधार पर है, जो तारों का टिमटिमाना आपको दिखाई देता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया है और नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल एजुकेशनल सर्विस को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज या फिर सभी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपकी बोर्ड दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।